शहरी व ग्राम जीवन। जैसा कि हमने कल पढ़ा था प्रथम साम्राज्य, तो आज हम लोग पढ़ेंगे शहरी व ग्रामीण जीवन। मतलब है कि शहर का और ग्राम का जो जीवन है उसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक कहानी है आनंद के सवाल। आनंद पटना जिले के एक गांव अकबरपुर का रहने वाला है। इसके पिताजी बिहार के चावल मंडी से कल ही चावल बेचकर आए हैं। आज सुबह सुबह उसके दादाजी धान काटने के लिए हंसुआ और धार दिलवाने लोहार की भट्टी पर गए। साथ में आनंद भी गया था। उसने भट्टी और लोहार को देखकर पूछा, क्या लोहे और औजार के बिना आपकी खेती नहीं हो सकती? दादाजी, क्या आप मुझे बताएंगे कि खेती करने में लोहे का उपयोग कब से शुरू हुआ? तभी आनंद की नज़र भट्टी पर आए उनके शिक्षक पर पड़ी। शिक्षक ने तपाक से उत्तर दिया, मैं तुम्हें इसके विषय में कल ही वर्ग में बताऊंगा। और यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से कृषि कार्य में जुड़े हुए औजारों को दिखाया गया है। तो यह किस प्रकार से ग्रामीण जीवन में जुड़ा हुआ है इसकी यहाँ पर व्याख्या की गई है। लोहे के औजार 2500 वर्ष पूर्व और 1800 वर्ष पूर्व के बीच बनने लगे थे, जिससे खेती का काम आसान हो गया। लोहे की कुल्हाड़ी और खेतों की जुताई के लिए फाल का निर्माण होने लगा, जिसे हम हर भी कहते हैं। पहले लकड़ी या पत्थर के औजार हुआ करते थे। हमने पढ़ा है पहले कि आखाट संग्राहक जो थे, जो आदि मानव थे, वो क्या करते थे? लकड़ी और पत्थर के औजार बनाते थे। लेकिन अब उन्होंने लोहे का भी ज्ञान अर्जित कर लिया। अब यहाँ पर आप चित्र में यहाँ पर हंसुए वाले में देखिए, यहाँ पर लोहे का बना हुआ औजार सब है। लेकिन जंगल को साफ नहीं करते थे। लोहे के आविष्कार से कृषि का क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। मुख्यतः पहले मानसून निर्भर खेती होती थी। सुखाड़ के समय पानी के अभाव में फसल सूख जाते थे। सिंचाई की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से ही की जा रही है और उत्तर वैदिक काल से ही सिंचाई की व्यवस्था होती है। इसका प्रमाण हमें इतिहास के साक्ष्यों में मिला है। आप देखते होइएगा रेहट का प्रयोग पहले होता था, जो कि नहरों, कुओं और तालाबों का उपयोग इसी काल में शुरू हो गया। राजाओं ने सिंचाई के लिए झीलों और नदियों, नहरें बनवाई। सिंचाई और औजार से कृषि क्षेत्र में आमदनी बढ़ी और रोजगार मिलने लगे। राजाओं को धन प्राप्त होने लगा और महल बनाने और सेना रखने में धन काम आने लगा और राज्य मजबूत हुआ। गांव में भिन्न भिन्न लोग रहते थे। गंगा घाटी में गांव नज़दीक एक धनी आबादी रहती थी, जबकि पहाड़ी इलाकों के गांव दूर दूर तक वीरान आबादी रहती थी। जैसा कि हम बताए थे, आपको पढ़ाए थे उस दिन कि जहाँ पर पानी रहता था वहाँ पर लोग जल्दी निवास करते थे। तो गंगा का मैदान पानी से भरा था, इसलिए वहाँ पर लोग जल्दी निवास किए और आगे बढ़े। गांव के प्रभावशाली व्यक्ति को मुखिया कहा जाता था। तो गांव के जो प्रभावशाली लोग रहते थे उनको क्या कहा जाता था? तो मुखिया कहा जाता था। यहाँ पर देखिए कहा गया है यह पद वंशानुगत था, मतलब मुखिया का बेटा मुखिया होगा। तो ये वंश के अनुगत था, मतलब वंश के अनुसार ही चलता था। जिनके पास जमीन अधिक होती थी वे दास और गुलाम रखकर खेती करते थे और राजा के लिए कर वसूला करते थे। छोटे किसान जिसके पास जमीन नहीं थी उन्हें दास कहा जाता था और कर्मकार मतलब काम करने वाला। और छोटे किसान जिनके पास जमीन नहीं थी वह दास कहलाते थे या कर्मकार कहते थे उनको।
जो दूसरों को जमीन पर मजदूरी करते थे। दक्षिण भारत के बड़े किसानों को विहाल, छोटे किसान को उनवार और भूमिहीन को मजदूर वर्ग, दासों को कैडोसियार कहा जाता था। बड़े गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर सभी रहते थे। आपके भी गांव में आप देखिएगा बहुत सारे जाति धर्म के लोग आपके यहाँ भी क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो उस समय भी क्या करते थे, लोग निवास करते थे और सब लोग क्या करते थे, खेती में उनका सहयोग करते थे। आगे है पुरातत्वशेष। तो पुरातत्वशेष में हमें शहरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जब खुदाई हुआ इतिहास के तथ्यों के आधार पर तो हमें उस शहर के बारे में पता चला कि यहाँ पर शहर भी थे। शहरों की अलग अलग विशेषता थी। शहरों को किलाबंद होती थी, जैसे कि पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी जो बाहरी दीवारों से घिरी हुई थी। पहले के लोग व्यापार में वस्तु और विनिमय करते थे। फिर सिक्कों का प्रचलन हुआ। आप देखिएगा पहले के लोग क्या करते थे, सिक्कों का प्रचलन नहीं करते थे, लेकिन आज के लोग क्या कर रहे हैं, सिक्के का प्रचलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज़ जो दिखाई गई है और यह चित्र के माध्यम से आप देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है कुषाण कालीन सिक्के, सातवाहन के सिक्के, शंख सिक्के और हिंद यवन सिक्के के चित्र हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस फोटो के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। तो क्या था कि उस समय जो पुरातत्वशेष में शहरों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और वहाँ पर क्या था, सिक्के चलते थे। क्या चलते थे, सिक्के चलते थे। सिक्कों के प्रचलन से व्यापार में सहूलियत होने लगी। सातवाहन गुप्तकालीन सिक्कों पर कुछ लिखा रहता था। शहर व्यापार का केंद्र बिंदु था। शहर क्या था, व्यापार का केंद्र बिंदु था। शहर जो था वो व्यापार का केंद्र बिंदु था। हर जगह दूसरे जगह जल मार्ग, स्थल मार्ग में आसानी से सामान ले जा सकते थे। पहले सामान आसानी से हम लोग नहीं ले जा सकते थे, लेकिन बाद में सड़कों का विकास हुआ और नहरों का भी विकास हुआ, नदियों का भी विकास हुआ और एक जगह से दूसरी जगह सामान लाने में हमें कठिनाई कम होने लगी। पाटलिपुत्र एक महत्वपूर्ण नगर था। जल मार्ग और स्थल मार्ग से यातायात की सुविधा शहर के किलेबंद थी और पाटलिपुत्र में जल से भी और थल से, मतलब रोड का भी आविष्कार हो चुका था और दोनों से हम लोग यात्रा कर सकते थे। तक्षशिला जाने का रास्ता वर्मा और श्रीलंका का प्रमुख बंदरगाह था। तक्षशिला जाने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए था, तो हमें वहाँ से कहाँ जाना है, तो बंदरगाह तक। ठीक है, तो वहाँ बौद्ध भिक्षुकों के लिए उत्तम व्यवस्था थी। आसपास के किसान उसे क्या करते थे, अपने उत्पाद को वहाँ पर बेचते थे। और पाटलिपुत्र हजार वर्षों तक प्रशासनिक केंद्र था। मतलब उन लोगों का प्रशासन का जो केंद्र बिंदु था वह कौन था, तो पाटलिपुत्र था। यहाँ कई संस्कृति विकसित हुई। राजा, रानी, धनी, व्यापारी, शिल्पकार, दान देने वाले, यहाँ रथ बनाने वाले, लोहार, बढ़ई, अस्त्र शस्त्र बनाने वाले सभी लोगों का निवास था। तो कहाँ निवास था, तो पाटलिपुत्र में। आगे कह रहे हैं कि शिल्पकला का विकास उस समय काफ़ी हुआ। मिट्टी के तरह तरह के नक्काशी वाले बर्तन भी बनते थे। मिलजुल कर शिल्पकार और व्यापारी वर्ग काम करते थे। इससे उनके संघ थे जिसे श्रेणी कहा गया। इसे क्या कहा गया, तो इसे श्रेणी भी कहा गया। ठीक है, इसे क्या कहा गया, श्रेणी भी कहा गया। आगे है प्रशिक्षण कक्षा, माल मंगवाने और तैयार करने वाले बेचने का कार्य करते थे। श्रेणियां भी बैंक का काम करती थी और धार्मिक संस्थाओं में दान भी दिया जाता था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी के अंत तक के काल में संगम काल कहा जाता है। मतलब दूसरी शताब्दी के अंत और दूसरी शताब्दी के अंत के काल को हम क्या कहते हैं, तो संगम का काल कहते हैं। इस काल में दक्षिण भारत में व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। इसका कारण था बंदरगाह, जो कि शहरों से जुड़ा हुआ था। आज भी देखिएगा
पटना और दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य पानी के जल मार्ग से जुड़े हुए हैं। काफ़ी मात्रा में अनाज, मांस, मछली, मसाला व्यापार होता था। पुहार जो कि पुराना बंदरगाह के पास रहने वाले लोग काफ़ी धनी होते थे। उस समय यवन व्यापारी तटीय क्षेत्रों में तोंडरी भुजाओ पुहा में अधिक ठहरते थे और शराब, सोना और दीपक लाते और यहाँ से अनाज और मसाले ले जाते। उस समय बर्तन के जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें ग्रेफाइट के चिन्हों वाले लाल और काले मिट्टी के बर्तन सुनहरी में थे। आप देखते हुएगा लाल मिट्टी का जो बर्तन अगले अध्याय में हम लोग पढ़े थे वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो लोगों का सामाजिक जीवन कई भागों में बटा था। यहाँ पर एक जातक कहानी है जो कि आप लोगों को सुनना चाहिए। जातक कथा आम लोगों में प्रचलित थी। इसका संकलन बौद्ध भिक्षुकों ने किया था। इस कथा में यह बताया गया कि कैसे एक निर्धन व्यक्ति अपनी चतुराई और व्यापार के माध्यम से धनी बन जाता है। एक शहर में एक गरीब व्यक्ति था। उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था। उसने एक मरा हुआ चूहा देखा। उस चूहे को उठाकर उसने एक दुकानदार के मालिक को एक सिक्के में उसकी बिल्ली के लिए बेच दिया। दूसरे दिन बड़ी जोर की आंधी आई। वहाँ के राजा का बगीचा टहनियों और पत्तों से भर गया। राजा का माली उसे साफ करने के लिए परेशान था। तभी उस व्यक्ति ने बगीचे की सफाई का काम माली के इस शर्त पर कर लिया कि बदले में माली सारी टहनियों व पत्ते उसे दे देता। माली तुरंत तैयार हो जाता है। उसी समय पास में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों ने उन्हें मिठाई का लालच देकर टहनियों व पत्तियों को बाहर रखने को कहा। देखते ही देखते बगीचा बिल्कुल साफ और सुंदर बन गया। टहनियाँ व पत्ते एक जगह से जमा हो गए। तभी राजा का कुम्हार बर्तन पकाने के लिए ईंधन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। उस चतुर व्यक्ति ने उन टहनियों और पत्तों को उसके हाथ बेच दिया, जिससे उसके पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गए। उसके बाद उस व्यक्ति को एक और चतुराई सूझी। उसने एक बड़े बर्तन में पानी लेकर घास काटने वाले 500 व्यक्तियों को पानी पिलाया। उसकी सेवा भक्ति देखकर घास काटने वाले ने उससे कहा, तुमने हमारे प्यास बुझाया है, बोलो क्या मांगते हो, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं आपको तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। चतुर व्यक्ति ने उसके बाद एक व्यापारी से दोस्ती करा ली। उस व्यापारी ने उसको बताया कि कल 500 घोड़े के साथ एक बड़ा व्यापारी शहर में आ रहा है। तभी उस व्यक्ति ने घास काटने वाले के पास जाकर कहा, कल तुम सभी मुझे एक एक गट्ठर घास दे देना और तब तक अपनी घास मत बेचना जब तक मेरी पूरी घास नहीं बिक जाए। इस तरह उस व्यक्ति के पास 500 गट्ठर घास जमा हो गया। जब घोड़े के व्यापारी का कहीं घास नहीं मिला तो उसने उस व्यक्ति से 1000 सिक्कों में उसके सारे घास खरीद लिए। इस तरह देखते ही देखते उसकी चतुराई से वह निर्धन व्यक्ति धनवान बैठ गया। और पूरे ये कहानी जो जातक कहानी है उसी के माध्यम से यहाँ पर ये पाठ को भी प्रस्तुत किया गया है। तो कह रहा है लोगों का सामाजिक जीवन कई भागों में बटा था। ब्राह्मण पूजा पाठ, क्षत्रिय जो थे क्या करते थे, तो क्षत्रिय युद्ध लड़ते थे, धर्म रक्षा तथा शासन करना, वैश्य व्यापार करना, उत्पादन, शूद्र का काम सेवा था और शिल्पकार व्यापारी के रूप में काम करते थे। और इस प्रकार आप देखिए भारतीय शहर ईंट लकड़ी के बने थे, सड़कें चौड़ी थी, सकरी, लेकिन शहर का पानी निकालने से उचित व्यवस्था नहीं थी। समांतर लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। तो आज हम लोग शहरी व ग्रामीण जीवन में किन अंतरों को स्पष्ट किया गया है और यह पाठ उन्हीं के बारे में बताया गया है कि यह पाठ में शहरी व ग्राम जीवन में कितना अंतर है। और यह पाठ आपको इतिहास, अतीत से वर्तमान कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।